मेरा कहना था कि औरत हर चीज किसी दूसरे के साथ बांट सकती है, लेकिन अपना पति किसी के साथ नहीं बांट सकती। और जो औरत अपना पति किसी दूसरी औरत के साथ बांट सकती है, या तो वह औरत ही नहीं होती या फिर वह बेवफा होती है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी मजबूरियां भी इंसान के आगे आ जाती हैं कि हमें वह भी करना पड़ता है जो कभी नहीं किया होता। मेरा नाम दीपाली है। मैं और मेरा भाई अपने माँ बाप की 2 ही औलादें थीं। मैं कोटा के अमीर घराने में पैदा हुई। पापा सरकारी नौकरी करते थे। हम दोनों बहन भाइयों को हथेली का छाला बनाकर रखा गया था। भगवान के करम से घर में हर चीज मौजूद थी। पापा ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा खिलाया, पढ़ाया, पहनाया। मैं एमएससी की स्टूडेंट थी जब यूनिवर्सिटी में मुझे सुमित नाम के लड़के से मोहब्बत हो गई। वह बहुत खामोश तबीयत का मालिक था। मुझे उसकी खामोशी, उसका रवैया बहुत पसंद था। वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। न लड़कों में बैठता था, न लड़कियों में। बस चेहरा झुकाए नीचे अपने काम से काम रखता, जैसे वहां उसके अलावा कोई और मौजूद ही ना हो। मैंने उससे दोस्ती करनी चाही, लेकिन उसने मुझे 2 बार दुत्कार दिया। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। जिद कैसे न करती। 2 बार दुत्कारे जाने के बाद जब घर आई तो बुखार में तप रही थी। हफ्ता बुखार में रहने के बाद जब होश में आई तो पता चला पूरा घर मेरी फिक्र में बौखला गया है। मेरे पापा मेरे लिए बहुत परेशान थे। मम्मी भी बार बार मेरे सर पर हाथ फेरती आंसू बहने से रोक रही थी। मैं खामोश रहने लगी थी, लेकिन मेरे घर वालों को यह बात हजम नहीं हो रही थी। तभी मम्मी ने मुझसे इस खामोशी की वजह पूछी। मैंने भी बगैर झिझक के बता दिया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, लेकिन वह मुझसे प्यार नहीं करता। मम्मी पापा ने मुझसे हामी भर ली कि वह सुमित के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अमीरों में यह बात खराब भी नहीं समझी जाती थी। तभी इस बात का मसला भी नहीं था कि लड़की वाले लड़के के घर रिश्ता लेकर जाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। मैं बहुत खुश हो गई। अगले रोज जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो पता चला कि सुमित यूनिवर्सिटी नहीं आया। मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने इस खुशी में सब कुछ भूल गई कि आखिर मुझे सुमित के पास ही जाना है। मम्मी पापा उसी रोज सुमित के घर चले गए। सुमित के घर का पता मैंने उसके कुछ दोस्तों से ले लिया था। शाम के वक्त जब वह वापस आए तो मैं इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर एक दूसरे को देखने लगे। पापा तो कुछ भी कहे बगैर कमरे में चले गए, जबकि मम्मी मेरे पास आई और मुस्कुराकर मेरे सर पर प्यार दिया। मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई कि शायद पापा इमोशनल होकर गए हैं। लेकिन मम्मी की अगली बात ने तो जैसे मेरे जिस्म से रूह ही खींच ली। जब मम्मी ने मुझे बताया कि सुमित हमारे बराबर का नहीं है, वह एक ड्राइवर का बेटा है और उसके पापा के मालिक ने ही उसे पढ़ने के लिए इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजा है, मैंने वह सारी रात जाग कर काटी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ऐसे इंसान के साथ प्यार कर सकती हूँ, लेकिन प्यार तो सोच समझकर नहीं किया जाता। अगली सुबह मैं खामोशी से यूनिवर्सिटी चली गई। वहां जाकर देखा तो सुमित पहले से मौजूद था। मैंने जाते ही उसका गिरेबान पकड़ा और उसको सबके सामने बेइज्जत कर दिया, लेकिन क्लास में जाकर रोने लग गई। मुझ पर तो जैसे प्यार का भूत सवार था। उस दिन गुजरने की देर थी। मैं घर पहुंची और जाते ही शोर मचा दिया कि मुझे सुमित से ही शादी करनी है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन समझ तो तब आती जब सर से प्यार का भूत उतरता। मम्मी पापा दोबारा से मेरी जिद करने पर सुमित के घर गए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा रिश्ता तय हो गया। लोग गरीब जरूर थे, लेकिन शरीफ लोग थे। लेकिन सुमित से रिश्ते के बाद मेरी सजा शुरू हुई थी। मुझे सबने बहुत समझाने की कोशिश की। मेरी सहेलियों ने मुझे समझाया कि सिर्फ प्यार मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होता। शादी के बाद इंसान को जब खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती ना, तो समझ आता है कि जिंदगी असल नाम किसका है। पापा ने मेरे दहेज के नाम पर दुनिया की हर चीज मुझे लाकर दी। बंगला गाड़ी दी ताकि उनकी बेटी आराम सुकून से आसान की जिंदगी गुजार सकें। वह कहते हैं ना, चीजें भी नसीब से इस्तेमाल होती हैं। मेरे नसीब से शायद मेरी खुशियां मैंने खुद ही खत्म कर दी थीं। अपने नसीब का गला मैंने खुद घोंटा था। 1 महीने के अंदर अंदर मेरा शादी तय हो गया। सुमित बहुत खामोश तबीयत का था। मुझे कभी समझ ही नहीं आई कि शुरू में लड़के बहुत खुशमिजाज होते हैं, लेकिन सुमित में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती थी, जैसे वह इस रिश्ते से खुश न हो।
मैं अक्सर ऐसे ही सोचती और फिर खुद को तसल्ली देने के लिए खुद ही इस बात को झुठला देती, जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। मैंने भी सुमित की अजीब रवैया को देखने के बाद अपनी आंखें बंद रखीं। एक रोज शरारतन मैं उसके घर के पास से गुजरी। अमीर बाप की अमीर बेटी थी, तो गाड़ी की चाबी हर वक्त मेरे पास ही रहती थी। मैंने देखा कि सुमित अपने घर से निकलता हुआ सामने से ऑटो रिक्शे पर बैठा है और रिक्शे को आगे चलने को बोला। मैं भी पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चलती रही, लेकिन आंखें खुली की खुली रह गई जब वह निकलकर एक बंगले में चला गया, जिसके बाहर लिखा हुआ था, यहाँ हर तरह का इलाज किया जाता है। मैं नहीं जानती थी कि उस बंगले के अंदर इलाज के नाम पर क्या होता है, लेकिन सुमित का वहां जाना मुझे बहुत अजीब लगा। मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही थी, इसीलिए बात को रफा दफा करते मैं घर वापस आ गई। लेकिन मेरे दिमाग में एक हलचल मची हुई थी। न जाने सुमित को क्या हुआ है जो वहां गया था। घर पर किसी से जिक्र करती तो मम्मी पापा मुझे फिर से समझाने बैठ जाते। मोहब्बत को खो देने के डर से मैंने किसी से सुमित के बारे में जिक्र न किया। वक्त का काम है, गुजर जाना तो गुजर जाता है। दिन पर लगाकर उठ गए और वो दिन भी आ गया जब मुझे सुमित के साथ उसके घर विदा होकर जाना था। मम्मी पापा से मिलते हुए कई आंसू मेरी आंखों की बांध तोड़कर निकल आए। माँ बाप थे, इसीलिए आशीर्वाद देते हुए मुझे विदा किया। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। शादी की रात भी सुमित ने मुझसे कोई खास बात नहीं की। मैं हैरान थी सुमित के रवैये से, लेकिन शादी का पहला दिन था। ये छोटा सा घर भी मुझे जन्नत से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ मेरी मोहब्बत थी और मोहब्बत अंधी होती है। शादी के कई दिन बाद सुमित घर पर बोलकर अपने एक कजिन की तरफ चले गए। मैं परेशान हो गई और अक्सर रोने लग जाती, मगर मेरे रोने से वहां पर किसी को क्या लेना देना था। मेरी सास और मेरी ननद अपनी जिंदगी में मगन थे। मेरा छोटा देवर अजीबो गरीब आदत का मालिक था। मैं जब किचन में काम कर रही होती तो अक्सर वह मेरे पास आकर खड़ा हो जाता और मुझसे अजीब अजीब बातें करने लगता कि आपने क्या देखा था सुमित में। आप अब भी चाहें तो आप सुमित से तलाक लेकर मुझसे शादी कर सकती हैं। मैंने सोच लिया था कि अब मैं सुमित से अपने देवर के बारे में जरूर बात करूंगी, लेकिन बात तो उस वक्त करती जब सुमित मुझे वक्त देते, लेकिन उन्हें तो जैसे अजाब लगता था। मैं बहुत बुरा महसूस करती थी, लेकिन खामोश रहती थी। जान तो उस वक्त निकली जब घर में मेरी सास ने एक नई ख्वाहिश पैदा कर दी। मेरा जिस्म एकदम सुन्न पड़ गया, जैसे किसी ने रूह को खींच लिया हो। मेरी सास अब अपने पोता पोती का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन वह क्या जानती कि उनके बेटे और बहू में अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज है ही नहीं। प्यार मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। रात के वक्त जब सुमित घर आए तो मैंने उन्हें समझाया, उनसे जबरदस्ती बात की। खाना खाते वक्त उन्होंने बस हूं हाँ की। मैंने अपने देवर की बात को छुपाते हुए अपनी सास की नई ख्वाहिश के बारे में उन्हें आगाह किया। औलाद का नाम सुनते ही जैसे मियां बीवी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, मेरे पति के चेहरे पर एक अनदेखी सी बेचैनी थी, खौफ था। चेहरे पर आया पसीना मुझे कश्मकश में डाल गया। मैंने फिक्रमंद से जैसे ही अपने पति के माथे पर हाथ रखा तो वह एकदम घबराकर मुझसे दूर हो गए। मैं तो अपने पति की हालत देखकर डर ही गई थी कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने पति से कोई सवाल न किया और उनके सामने से बर्तन उठाकर किचन में रखाई। मैंने अपने पति से दोबारा कोई सवाल न किया। सर्दियों की ठंडी रात में वह घर की बालकनी में चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर पसीना ऐसे था जैसे जून जुलाई की गर्मी में आता है। सुबह मैं नीचे आई, अपनी सास और अपने लिए नाश्ता बनाया। ननद कॉलेज जा चुकी थी। अब तो घर रह रहकर मैं भी बोर होने लगी थी, इसीलिए मैंने ठान ली थी कि मैं अपनी सास से जरूर बात करूंगी। सास ने नाश्ता शुरू किया तो मैं भी साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। मैंने हिम्मत की और अपनी सास से कहा कि मुझे दोबारा से पढ़ाई शुरू करनी है। सास तो जैसे पत्थर की ही हो गई थी। मुझे जोर से डांट दिया कि अब क्या जरूरत पड़ गई पढ़ने की। जब पढ़ने की उम्र थी तब तो इश्क माशूकी ही खत्म नहीं हो रही थी मेरी, और अब मुझे दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई। मेरा रंग सफेद पड़ गया। मुझे अपनी सास से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मेरी तो जैसे जान ही लबों पर आ गई थी। कहाँ मम्मी पापा ने कभी उफ तक नहीं की थी, कहाँ इतनी बातें सुनने को मिल गई। मैं खामोश अच्छी बहुओं की तरह वापस अपने कमरे में आ गई और खूब रोई कि जिसके नाम के ताने मिल रहे ना,
तो वह मेरा था, और जो ताने दे रहा था न ही वह मेरा। मेरे माँ बाप ने दोबारा कभी मेरी तरफ मुंह नहीं किया था, और मैं भी उनकी तरफ जाती भी तो किस मुंह से जाती। बहुत धड़ल्ले से कहकर निकली थी कि मैं वहां बहुत खुश रहूंगी। उस रात पहली बार मेरे पति ने मेरी तरफ गौर से देखा और मेरी सूजी आंखें देखकर परेशान हो गया। मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे रोने की वजह पूछी। मुझे और क्या चाहिए था? मैं तो इसी में बहुत राजी हो गई थी। बाकी तमाम चीजों के साथ साथ औलाद की कमी भी मुझे शिद्दत से महसूस होने लगी थी। कुछ मेरी सास के ताने और मेरे पति की लापरवाही ने मुझे ज्यादा चिड़चिड़ा कर दिया था। मैंने अपने पति से जिद करके डॉक्टर के पास जाने को बोला तो वह हत्थे से ही उखड़ गए। गुस्से से बोलने लगे, चिल्लाने लगे, पूरा घर सर पर उठा लिया। मुझे उनके रवैये की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या उनको औलाद की ख्वाहिश नहीं है, या यह नहीं चाहते कि घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे? अब तो जैसे मैं हर चीज से थकने लगी थी, हर चीज से दूर, हर चीज से बेदिल हो गई थी। लेकिन मेरे पति समेत मेरे तमाम ससुराल वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शादी के 2 साल बाद मेरी ननद ने नया तमाशा दिया कि सुमित दूसरी शादी कर लें। मुझे तो जैसे जमीन में जिंदा दफन कर दिया गया था। मुझे हर वक्त यह बात सुनाते रहना कि मैं बांझ हूं। उनका काम बन गया था। कभी दूसरी शादी की धमकी, तो कभी मुझे तलाक देने की ख्वाहिश। मेरे कानों में सीसा पिघला के डालने के बराबर थी। एक औरत होकर और अपने माँ बाप की लाडली बेटी होने के बावजूद मैं यह सब बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर। लेकिन अगर मोहब्बत आपको तकलीफ देने लग जाए तो उससे दूर हो जाना चाहिए। सारी जिंदगी तकलीफ से भरपूर गुलामी की जिंदगी गुजारने से लाख गुना बेहतर है। कई साल मैं भट्टी में पकती रही, लेकिन एक पल को भी सुकून नसीब नहीं हुआ। शादी के कई साल तक औलाद न हुई तो अब मैंने भी पति को डॉक्टर के पास जाने का कहना शुरू कर दिया। वह अब भी गुस्सा करते, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटी। सास को कहा तो उन्होंने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया कि अपने बांझपन का तो कसूर मेरे बेटे पर न डाल। लेकिन इस बार तो मैं किसी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाली थी। जो भी जैसे भी करके मैं अपने पति का जांच करवाने डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर पहले तो मेरे पति को देखकर हैरान रह गए। मुझे लगा जैसे वह एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैं हैरान भी थी कि ये लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं, क्योंकि यह हमारे घर से कुछ दूरी पर था। और फिर मेरे पति का यहाँ क्या काम? मैंने डॉक्टर से जांच करने को बोला तो तब मालूम हुआ कि मेरा पति कभी बाप नहीं बन सकता। मतलब वह एक नामर्द था। लेकिन मेरी आंखें हैरत से फटने को थीं जब पता चला कि डॉक्टर ने बहुत पहले यह बात मेरे पति को बता दी थी, और मेरे पति ने यह बात सबको बता रखी थी सिवाय मेरे। मेरा ससुराल सब जानता था, मैं नहीं जानती थी। फिर उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरा सर फटने लगा था। आसमान मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं रोते हुए क्लिनिक से निकली और शिकवा भरी निगाहों से अपने पति की तरफ देखा। वह भी मेरी तरफ ही देख रहे थे। फिर एकदम रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूं, बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। लेकिन उस वक्त बस मैं अकेले रहना चाहती थी। किसी की बात सुनने को दिल तक नहीं कर रहा था। मैं घर पहुंची और चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया और फिर एक एक करके सबको आईना दिखाया। सबके चेहरे शर्मिंदगी से झुके हुए थे। फिर मैंने अपने देवर की तमाम बातें अपने पति को बताई तो जैसे वहां खड़ा हर शख्स हैरान नजरों से मेरे देवर को देखने लगा, जैसे उन्हें मेरे देवर की इस हरकत की उम्मीद न हो। खैर, वक्त का काम है गुजरते रहना, तो वह गुजर ही जाता है। अब मैं अपने पति को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब वह अपना इलाज करवाने लगे थे। बहुत सी जगहों पर दिखाने के बाद भी जब मेरे पति को आराम न आया तो वह भी अब मायूस होने लगे। मेरी मोहब्बत ने यह गवारा न किया कि मैं उन्हें इस मुश्किल वक्त में तन्हा छोड़ जाऊं। उनका साथ हर पल, हर लम्हा देती रही। एक रोज मैं उनके साथ एक नए डॉक्टर के पास गई, लेकिन वहां भी उनका इलाज नामुमकिन था। मैं अपने पति के साथ घर के लिए निकली तो एक लंगड़ी फकीरनी ने मुझे देखकर बोली, मैडम, अपने पति की शादी मुझसे करवा दे तो इसका इलाज कर दूंगी और जल्द तुझे खुशखबरी मिलेगी। मेरी रूह कांप गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। कुछ वक्त सोचने के लिए लिया। उसके बाद मैं खुशी खुशी राजी हो गई और पति की शादी फकीरनी से करवा दी।
मेरा तो जैसे हर फैसला ही गलत था। अब मुझे खुद से घिन आने लगी थी कि क्यों मैंने अपने पति को किसी के आगे फेंक दिया। कितनी बेबसी थी मेरे पति की आंखों में। उस वक्त जब मैं फकीरनी से शादी के लिए उनको मना रही थी और वह किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत मुश्किल से अपनी कसम देकर मैंने उनको फकीरनी से शादी पर राजी किया। फकीरनी ने मुझे अपना पता जो दिया था वह एक खुली जगह थी जहां छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थीं। अब तो मेरी सास का रो रो कर भी बुरा हाल होने लगा था, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं कहती थी। 1 माह तक पति वापस ना आया तो मैंने अपने पति को तलाश करना चाहा। सबसे पहले मैं फकीरनी की झोपड़ी की तरफ गई, लेकिन अंदर झांका तो जान निकल गई। वहां तो कोई भी मौजूद न था। मैंने इधर उधर की झोपड़ियों में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहां तो अरसा हो गया कोई भी नहीं रहता है। मुझे हैरत का गहरा झटका लगा, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे पास उस फकीरनी का कोई भी पता नहीं था। मैंने इधर उधर झांका, लेकिन सब बेकार था। वह फकीरनी वहां होती तो मिलती। मैं जल्दी से घर पहुंची और सारा किस्सा अपनी सास को बता दिया। मेरी सास तो तेज तेज रोने लगी। मेरी ननद भी मुझे बुरा भला कहने लगी कि मैंने जानबूझकर उसके भाई को उस फकीरनी के साथ भेजा था। मेरी तो जान निकलने लगी थी। ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था जो मेरे साथ हो रहा था। मैं कई दिन इंतजार करती रही और कई दिन उस झोपड़ी में जाकर देखती रही, लेकिन वहां न बंदा न कोई बंदे की जात थी। अब तो जैसे मैं भी मायूस होने लगी थी। वक्त जैसे रुक सा गया था। कई जगहों पर अपने पति को तलाश किया, लेकिन नाउम्मीदी से घर लौट आती। एक रोज मैंने अपने पापा के घर जाने का फैसला किया ताकि उनकी मदद से मैं अपने पति को तलाश कर सकूं। जब मैं अपने पापा के पास अपने आलीशान महलनुमा घर में गई तो मुझे ऐसी हालत में देखकर मेरे पापा आंसुओं के साथ रोने लगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उनको हौसला दिया और उनको सारी बात बता दी। पापा ने मुझे अफसोस से देखा कि मैं मोहब्बत के अफसाने पढ़ने वाली एकदम कैसे बहक गई और अपना पति एक फकीरनी के साथ न जाने कहां भेज दिया। मैं पापा के आगे हाथ जोड़ने लगी और उनसे मदद की तलब करने लगी। उन्होंने भी मेरी मदद करने की ठान ली और मुझे अपने एक कजन के पास ले गए, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मेरे पति को जरूर तलाश करेंगे, लेकिन उनकी एक बात ने जैसे मेरे शरीर से जान खींच ली हो। जब उन्होंने यह बताया कि एक गैंग जो फकीर बनकर लोगों को उनकी कमजोरी से पकड़ता है और उनको अपने जाल में फंसाकर उनके गुर्दे, दिल और जिस्म के कई चीजें निकालकर उनको बेचकर लोगों का कत्ल करके उनको खेतों या वीरानों में फेंक देता है, मेरी टांगें खौफ से कांपने लगी। मेरे पापा ने मुझे उस वक्त न थामा होता तो यकीनन मैं जमीन पर गिर चुकी होती। मैं अपने पापा के सीने से लगी रोने लगी। मेरा पापा ने मुझे हौसला दिया और बहुत समझाया कि सुमित को कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन होने लगा और दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। पापा मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मैंने बहुत जिद की अपने घर वापस जाने की, लेकिन उन्होंने कहा जब तक सुमित नहीं मिल जाता मैं उनके साथ ही रहूंगी। मैं भी मान गई और उनके साथ घर चली गई। मेरी मम्मी तो मेरी बलाए लेने लगी थी। मैं अपनी मम्मी के सीने से लगे बहुत रोई। इस सब से एक फायदा हुआ था कि मैं पूजा पाठ करने लगी थी, अपने पति के मिल जाने की दुआ करने लगी थी। मुझे ऐसे देखकर मेरे मम्मी पापा को यकीन नहीं आ रहा था कि जीन्स टी शर्ट पहनने वाली, फैशन करने वाली एकदम कैसे बदल गई थी और कैसे एकदम से सादगी इख्तियार कर ली थी। मम्मी शाम का खाना बनाने लगी तो मैं किचन में चली गई और मम्मी से कहा कि आज मैं खाना बनाती हूँ, तो वह मेरी तरफ मुंह खोलकर हैरानगी से देखने लगी, जैसे कह रही हो कि आज सूरज किस तरफ से निकल आया है। मैंने मुस्कुराकर अपनी मम्मी की तरफ देखा और उनके गले से लग गई और कहा कि मम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूँ। शादी के बाद बेटियां बड़ी हो जाती हैं ना, मैं भी ऐसे ही बड़ी हो गई हूँ। मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे माथे को चूमा। मैं अपने माँ बाप की लाडली जरूर थी, लेकिन इतना पवित्र प्यार मुझे कभी नहीं मिला था। मैंने आंसू साफ किए और खाना बनाने लगी। मम्मी मेरे पास कुर्सी पर बैठते हुए मुझे इतनी सफाई से काम करता देख मुस्कुराने लगी। मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा यह सब कहाँ से सीखा है? तो मुझे हंसी आ गई अपनी मम्मी की मासूमियत पर, और फिर उनको जवाब दिया कि मम्मी मोहब्बत सब कुछ करवा लेती है, मोहब्बत अपना आप मनवा लेती है।
मेरी मम्मी ने कभी मेरे मुंह से इतनी बड़ी बातें नहीं सुनी थी। वह खामोशी से सर झुका ली। कुछ देर गुजरी तो वह माँ वाले सवाल करने लगी। मेरी सास का रवैया मेरे साथ कैसा है? मेरी ननद का रवैया कैसा है? मेरी ननद कुछ कहती तो नहीं है? मैंने मुस्कुराकर अपनी मम्मी को तसल्ली दी और कहा कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वह सब बहुत अच्छे हैं। झूठ बोलने का एक फायदा हुआ कि मेरी मम्मी के चेहरे पर सुकून हो गया। खाना तैयार हो चुका था। इतनी जल्दी खाना तैयार होता देख अब मेरी मम्मी को यकीन आ गया कि उनकी बेटी बड़ी हो गई थी, जिसका इजहार उन्होंने मेरा हाथ चूम कर किया और मुझे बोला कि जब सुमित मिल जाएगा तो उसका शुक्रिया अदा करूंगी कि उसने अपनी मोहब्बत में मेरी बेटी बड़ी कर दी। खाना लगाया तो पापा ने निवाला लेते ही खाने से हाथ उठा लिया। मुझे लगा कि खाना अच्छा नहीं बना, लेकिन पापा ने जब मम्मी को कहा कि बाहर से खाना क्यों मंगवाया है, बेटी आई थी घर खाना बनाती भला। ये बेशक बहुत मजे का है, लेकिन इसमें बाहर का जायका आ रहा है। पापा की बात सुनकर मैं कई साल बाद बहुत खिलखिलाकर हंसी। पापा मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे और खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी ने उनको बताया कि यह खाना मैंने नहीं बल्कि आपकी बेटी ने बनाया है, तो जैसे उनको इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। इतनी बदलाव किसी को भी हजम नहीं हो रही थी, लेकिन यह हकीकत थी कि मैं सुमित की मोहब्बत में खुद को बदल चुकी थी। अभी हम खाना खाकर हटे ही थे कि पापा ने मुझे इनाम के तौर पर कई पैसे दिए। यह भी पापा की पुरानी आदत थी कि जब मैं कोई भी अच्छा काम करती तो मुझे इनाम के तौर पर बहुत पैसे देते थे। अचानक पापा के फोन की घंटी बजी। पापा ने फोन उठाया तो एकदम पापा का रंग पीला पड़ गया। पापा के रंगत को देखकर मेरी भी जान निकलने लगी। पापा ने फोन पर मौजूद शख्स से कुछ बातें करके, जिसकी पूरी बात समझ नहीं आ रही थी, फोन बंद कर दिया और मुझे अपने साथ चलने को बोला। मैंने पूरा रास्ता अपने पापा से पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे कहाँ जा रहे हैं? तो पापा ने बस मुझे अपने साथ लगाया और बोला कि दुआ करो, जो सुनने में आ रहा है वह सब झूठ हो। गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर जाकर रुकी। पापा मुझे लिए खेतों की तरफ चल पड़े। खेतों में जाकर देखा तो वहां पर पहले से बहुत से पुलिस भीड़ जमा हुए थे। मैंने पापा से पूछा कि क्या हुआ है यहाँ और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तो पापा ने मुझे एक सफेद कपड़ा लिपटे शरीर के पास लाकर खड़ा कर दिया, जिस पर सफेद कपड़ा दिया हुआ था, जो जगह जगह से खून में लथपथ था। पापा के इशारे पर एक पुलिस ने उस शरीर से जैसे ही कपड़ा हटाया तो ऐसे महसूस हुआ जैसे पूरा आसमान मेरे सर पर आ गिरा है। वह कोई और नहीं सुमित था, जिसको बहुत बेदर्दी से मारकर खेतों में फेंक दिया गया था। मैं मुंह पर हाथ रखे अपने पापा के सहारे खड़ी थी। पापा भी रो रहे थे। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। शव को घर पर लाया गया तो सुमित के घर जैसे कयामत का समा था। हर तरफ चीखें गूंज रही थीं और इस सब की कसूरवार बस मैं थी। सुमित की मौत की जिम्मेदार मैं थी। मेरे लालच ने मुझे जमीन के अंदर दफन कर दिया था। सुमित की मौत ने जैसे सबको मुझसे दूर कर दिया था। मेरी सास ने मुझसे ताल्लुक ही खत्म कर ली थी। कोई मुझे बुलाने को तैयार नहीं था और इस सब का खमियाजा मेरे छोटे भाई को भुगतना पड़ा। एक नापसंदीदा औरत यानी मेरी ननद से शादी करने की सूरत में। लेकिन मेरा भाई भी बहुत हिम्मत वाला था। तभी उसने मेरी ननद से शादी कर ली। लेकिन दोनों के नसीब अच्छे थे, तभी घर पूर सुकून और खुशियों से भर गया था। मेरी ननद ने अपनी पहली औलाद मेरी झोली में डाल दी, लेकिन मैं क्यों किसी की औलाद पर हक जमाती? तभी मैंने अपनी ननद को ढेर सारी दुआओं के साथ उसकी औलाद उसे वापस कर दी। मेरी सास ने मुझसे अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं उनके छोटे बेटे यानी अपने देवर के साथ शादी कर लूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी सास को भी मेरे फैसले से कोई मसला नहीं था। पापा से कहकर मैंने एक NGO बनवाया, जहां लाचार मजबूर माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ जाते थे। मैं उनकी मदद करने लगी थी, या शायद अपने गुनाहों में कमी के लिए यह कदम उठाया था। आज मैं लाखों बच्चों को अपने बच्चे बनाकर उनको पाल रही हूँ। शायद मुझे भगवान ने औलाद इसीलिए नहीं दी थी क्योंकि मुझे इतने बच्चों को पालना था। भगवान के हर काम में कोई मसले जरूर शामिल होता है। वह जो दे, जितना दें, उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए, वरना वह भी छीन लेता है जो दिया होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।